ठीक है। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। राजनीतिक दल और दलीय प्रणाली, दलीय व्यवस्था, है ना। आज जैसे किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करते ही हैं, ठीक है। यहाँ तक कि किसी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी राजनीतिक दल होते ही हैं। जैसे लोकतंत्र वाली व्यवस्थाओं में देखोगे तो आप एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय प्रणाली है, लेकिन जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ भी एक दल तो है ही। जैसे अगर हम बात करें रसिया की, चाइना की, क्यूबा की, है ना, यहाँ क्या है, यहाँ एक दलीय प्रणाली है ना। एक साम्यवादी दल जो वामपंथी दल वो तो है ही। तो दलीय प्रणाली का उद्भव या दलीय प्रणाली का एक तरह से कैसे बना, पहला तो एक ऐतिहासिक कारण है, संस्थात्मक कारण है कि इस वजह से दलीय प्रणालियों का उद्भव हुआ। ऐतिहासिक कारण कि मान लो ऐसी व्यवस्थाएं, तानाशाही आ गई, जो वर्तमान सरकार रही होगी लोगों ने उसमें अपना भरोसा कम कर दिया, तो नागरिक समाज ने एक नया संगठन बना लेते हैं, उसी को दल कहते हैं। दल होता है, दल क्या होता है पहले बताइए। दल का मतलब है कि किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों का एक साथ आ जाना, संगठित हो जाना, वही है दल। अब फिर राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, राजनीतिक दल। अब किसी भी दल का उद्देश्य अगर राजनीतिक हो जाए तो वही हो गया राजनीतिक दल। मतलब अगर सत्ता प्राप्ति के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग आपस में एक संगठन बनाने, दल बनाने, वही है राजनीतिक दल, ठीक है। अब दलों के कई सारे प्रकार हैं। जैसे विचारधारा के आधार पर अगर हम कहें तो वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा, मध्यम मार्गी विचारधारा, है ना। कुछ दल ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें वामपंथ की, कुछ चीज़ें दक्षिणपंथ की, दोनों के लेके चलते हैं, तो मध्यम मार्गी कहलाएंगे। एक होता है क्षेत्र के आधार पे। क्षेत्र के आधार पर कैसे कहेंगे, भौगोलिक आधार पे, मतलब कि राष्ट्रीय पार्टियां जो पूरे राष्ट्र में जिनका वर्चस्व है, राष्ट्रीय पार्टियां हो गई। क्षेत्रीय पार्टियां जो एक राष्ट्र, एक राज्य में, दो राज्य में उनका प्रभुत्व है, वो कहलाएंगे क्षेत्रीय पार्टियां, है ना। राजनीतिक पार्टियों से तो आप काफी रूबरू हैं। और राजनीति देखो, पार्टी लेस गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, ये सब चाहते थे कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी हो इंडिया में, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आज पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं, राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा उनके बड़ा हो गए हैं दलीय हित, समझ रहे हो। पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों को दलीय गुलाम बना दिए हैं। लोग अब बीजेपी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, सपा के नाम पे, बसपा के नाम पे आपस में लड़ते हैं। एक ही देश के लोग, एक ही प्रदेश के लोग, यहां तक कि एक ही घर में रहने वाले लोग सपाई, बसपाई, भाजपाई, कांग्रेसी हो गए, और राष्ट्रहित पीछे छूट गया, दलीय हित पहले आ गया। इस वजह से वो लोग चाहते थे कि दल क्या करते हैं, टकराव पैदा कर देते हैं आपस में, समाज में। जैसे चुनाव का दौर चल रहा है, राजनीतिक दलों का देखो सबसे पहला, सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, ये न किन प्रकार सत्ता पे काबिज होना किसी भी तरीके से। क्योंकि जब वो सत्ता पे काबिज हो जाएंगे तभी अपने उद्देश्यों को, तभी अपनी नीतियों को लागू करवा पाएंगे। सत्ता पे आएंगे नहीं तो कैसे करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी नीतियां हैं, बड़े अच्छे विचार हैं, लेकिन सत्ता में आना जरूरी है। और सत्ता में आने के लिए आप लोग देखा है कि राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाती हैं। जैसे ये दौर चल रहा है मुफ्तखोरी का। हर पॉलिटिकल पार्टी आती है तो कहेगी कि हम आपको 1000 रुपये देंगे, दूसरी आए कहेगी हम आपको 1500 देंगे, 2000 देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि हम आपको सिलेंडर देंगे 1000 में, दे कहेगी हम 500 में देंगे, दे कहेगी हम 1400 में दे देंगे। मतलब जनता को छोटे छोटे झुंझुने दिए जा रहे हैं कि बस ये चुनाव हुआ, खत्म। परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा इसका। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा कि हम रोजगार देंगे आपको, पक्का रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे आपको, ऐसी शिक्षा देंगे कि आपको इंडिपेंडेंट बना देगी, वो किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, सारी चीजें खुद से कर लोगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अलग अलग रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है। जैसे
राजनीति में आजकल बड़ी समस्याएं हैं। राजनीतिक पार्टियां लोगों को अफीम खिला रही हैं अलग अलग वादों का। वादों मतलब कैसे? जातिवाद, धर्मवाद, समाजवाद, वामपंथ, राष्ट्रवाद, माओवाद, इन सब के नाम पे लोगों को विभेद किया जा रहा है अपने पक्ष में राजनीतिक पार्टियां करने के लिए। अलग अलग तरीके के क्या है? अफीम है ये। इससे क्या होगा? लोग इस तरीके का अफीम खा के दलों के गुलाम बन जाएंगे और हमेशा उसी नशे में रहेंगे। रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही है। कौन से रिफॉर्म्स? सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार, करप्शन। करप्शन के रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो पुलिस रिफॉर्म्स की है। देखो आजकल देश में पुलिस रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं कि जस्टिस विद इन 1 ईयर, 1 ईयर में न्याय मिल जाए, ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? टैक्स रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं। जो मेन जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालेंगे इस समाज पे, इस देश पे, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। बस किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्त करना है, बस। इसके बाद तो 5 साल मौज ही करने हैं। मुफ्तखोरी खूब बढ़ रही है, हर राज्य में हर पार्टी कर रही है और हमेशा एक दूसरे को उंगली कर रही है कि नहीं ये पार्टी कर रही है मैं नहीं कर रहा हूं, ये पार्टी कर रही है मैं नहीं कर रही हूं। सब कर रहे हैं, सब किसी न किसी लेवल पे सब मुफ्तखोरी कर रहे हैं। और इंडिया पे आज जानते हो कितना कर्जा है? लगभग 200 लाख करोड़। एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, और एक तरफ मुफ्तखोरी बढ़ रही है। कहेंगे हम आपको फोन देंगे, स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे, स्कूटी देंगे। ये क्यों देते हैं पता है? कि तुरंत वोट तो मिल ही जाएगा और इससे जुड़ा हुआ है कमीशन। जो भी चीजें मुफ्त में मिल रही हैं 20% के कमीशन है उनमें। सब लोग नेताओं का और उनके इष्ट मित्रों का जो ठेका लेके वो बनाएंगे, डीलरों से बात करेंगे, सब जगह 20% कमीशन है। टैबलेट वितरण होगा 20% कमीशन, मोबाइल होगा, साइकिल होगा, जो भी होगा सब में 20% कमीशन उन लोगों का फिक्स है। वही चीज़ें बांटी जाएंगी। कभी भी ये बात नहीं करेंगे हम सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर देंगे कि पूरा बच्चा अच्छे से पढ़ सके। दुनिया के अलग अलग देशों में देखो, सिंगापुर में देखो, जापान में देखो, कोरिया में देखो, अलग अलग जो हमारे एक तरह से यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ देखो, जहाँ HDI सबसे हाई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वहाँ शिक्षा पे फोकस है, स्वास्थ्य पे फोकस है। कौन किया है? वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ ही की हैं। इस वजह से वो देश आगे जा रहा है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जनसंख्या नियंत्रण पे कोई बात नहीं। 50% समस्याएं जनसंख्या नियंत्रण से हो जाएंगी, एक तरह से कम हो जाएंगी समस्याएं जो है, अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना दिया जाए। कैसे? गरीबी कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, प्रदूषण कम होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सब प्रकार का प्रदूषण तो है, सब कम होगा। तो इस पर कोई बात नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग एक यंग पीढ़ी हो, इन बातों को समझो और फंसना नहीं है जाल में, ठीक है? ये समझ लो। देखो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन उनके समाधान की बात नहीं चल रही है कि हम एकदम परमानेंट सोल्यूशन लेके आए। समझ रहे हो? हमारे देश में 80 करोड़ जनसंख्या को सरकार मुफ्त में अनाज दे रही है ना? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। मतलब हम लोगों को इतना सक्षम नहीं बना पाए कि अपने से कमा लें। सरकार के 2 किलो 4 किलो गल्ले पर डिपेंडेंट हैं और सरकारें इसी का ढिढोरा पीट रही हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे दिए, फ्री अनाज दे दिए। किसी को मछली मार के देना और मछली मारना सिखा देना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अगर आप उसको डिपेंडेंट बना दो तो खुद से कमा लेगा, खा लेगा, लेकिन नहीं। ये सारे एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के तहत होता है। समझ रहे हो? क्योंकि राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या है वंशवाद की। अलग अलग डायनेस्टी पॉलिटिक्स चल रही है हर पार्टी में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस को देख ही रहो, गांधी परिवार पूरा, समाजवादी में पूरा मुलायम सिंह परिवार, ठीक है? ये सारे लोग, इनकी संपत्तियां कभी देखो, कभी बताते नहीं, एक तो रियल। गांधी परिवार की संपत्ति कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ की होगी। मुलायम सिंह यादव के परिवार की संपत्ति 20,000 करोड़ की होगी। डीएमके परिवार, अब्दुल्ला परिवार, स्टालिन, डीएमके मतलब स्टालिन परिवार, वहाँ पे बहन जी, दीदी, ठीक है? और बीजेपी में भी ऐसा ही है, राजनाथ सिंह का पूरा परिवार, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं वो लोग, उनका
फोर फादर भी रह चुके हैं, जो अनुराग ठाकुर आज मंत्री हैं उनके फोर फादर मंत्री थे। आम आदमी के लिए राजनीति में जगह नहीं है बेटा, समझ रहे हो? आम आदमी के लिए जगह तभी बनेगी जब इन लोगों को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाएं, मौका मिले। पॉलिटिक्स में एक रिले रेस चल रही है। रिले रेस समझते हो ना क्या होती है? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आप लोगों को? समझ आ रही ना? समझ में आना ही जरूरी है, समझ रहे हो? उसको फॉलो करो। फिर वोट देते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यस, समस्या जनता ऐसे लोगों को चुन रही है। दल बदल की समस्या कितनी बड़ी समस्या है देखो। बिल्कुल, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सिंगापुर में जाके देखो, जापान में जाके देखो, कोरिया में जाके देखो, सॉल्यूशन राजनीति में है। हर चीज का सॉल्यूशन राजनीति में है। अगर जिस देश की राजनीति ठीक होगी, युद्ध चल रहा है अभी, रसिया, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, सबका सॉल्यूशन एक दिन पॉलिटिकल सिस्टम से ही निकलेगा। वॉर, हिंसा कभी सॉल्यूशन नहीं देता। सब लोग, ये सारे लोग एक दिन टेबल पे बैठेंगे, इनके डिप्लोमेट्स, इनके राष्ट्रपति, इनके प्रधानमंत्री, तभी जाके वो डिसीजन निकलेगा कि हमको शांति बना के रखनी है। समझ रहे हो? और जो राष्ट्र मजबूत होगा, शांति आती है कैसे? पीस आती है पावर के साथ। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप पीसफुल तरीके से रह नहीं पाओगे। ये समाज, ये दुनिया, ये लोग जीने नहीं देंगे आपको। पीस कम्स विद पावर। भारत ने जो न्यूक्लियर पावर हासिल की ना, इसी वजह से हासिल की कि हमको अपने पड़ोस में अगर शांति व्यवस्था बना के रखनी है तो हमको पावरफुल रहना है। समझ रहे हो? दोनों चीज़ें होती है। कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर जो है तो पीस की गारंटी है, और दूसरी तरफ ये है कि न्यूक्लियर पावर आने वाले टाइम पे खतरा भी है। एक परमाणु युद्ध अगर हुआ, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यस, समझ रहे हो बात को? तो आप लोग समझो और दूसरों को भी समझाओ। हवाला का कारोबार, इलीगल ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग समझते हो ना? तस्करी, मानव तस्करी, चंदन तस्करी, सोना तस्करी, जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन इसकी कोई बात नहीं। रिफॉर्म्स की बात तो हो ही नहीं रही है। प्रशासनिक सुधार, आप प्रशासन में जाते हो, कैसा प्रशासन है? कैसा प्रशासन है? कितना ढीला, कितना सुस्त, कितना एक तरह से आलसी प्रशासन। आप किसी ऑफिस में जाओ, वहां एक आपको ऐसा आदमी मिलेगा जिसके माथे पे लिखा होगा कि काम करके दिखाओ मुझसे। जैसे किसी ऑफिस में आप गए, क्लर्क की सीट पर जाओ, बैठा होगा एक आदमी, वो इसी उद्देश्य से बैठा कि हम काम करके दिखा लो कोई मुझसे। वो आपका काम करेगा नहीं। थाने, तहसील, सब दलाली के अड्डे बन चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के दलाल बैठे हुए वहां पे। समझ रहे हो? तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की, शिक्षा में रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं कर रहा है कि कैसे लोगों को हम ऐसा शिक्षा दें कि थोड़ा सा वो रोजगार ओरिएंटेड हो और एक अच्छा इंसान बन सके। समस्याएं दोनों तरफ है। देखो, पता चला सिर्फ रोजगार मैकेनाइजेशन कर दिए, मशीन बना दिए इंसान को। जब इंसान मशीन जब बन जाता है ना, तो फिर आत्महत्या करेगा, सुसाइड करेगा, दूसरों को मारेगा, मर्डर करेगा, डकैती करेगा, अपहरण करेगा, रेप करेगा, यही सब करेगा। तो उसके अंदर नैतिकता का भी विकास हो, लेकिन वह इतना कैपेबल हो कि अपना जीवन चला भी सके। और इन सबका रिफॉर्म्स कैसे निकलेगा? राजनीति से, सिर्फ और सिर्फ राजनीति से। समझ रहे हो? एक्चुअल में जनता ने अभी चुनाव में इन मुद्दों को, जो रिफॉर्म्स के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, इनको मुद्दा ही नहीं बनाया है। धर्म पे वोट हो रही है, अनाज गल्ला पे वोट हो रही है ना, उस पे कि हम 5 किलो आएंगे तो फ्री देंगे। तो देखो, जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया है वो मुद्दा कुछ न कुछ लेवल पे, कुछ न कुछ परसेंटेज में पूरा होगा ही। राम मंदिर पे चुनाव लड़ा गया था, राम मंदिर बन रहा है। अनाज देने पे चुनाव लड़ा गया था, अनाज मिल रहा है। रोजगार पे चुनाव नहीं लड़ा गया, शिक्षा पे चुनाव नहीं लड़ा गया, स्वास्थ्य पे चुनाव नहीं लड़ा गया, तो नहीं मिल रहा है। जब ये मुद्दे बन जाएंगे तो कुछ न कुछ परसेंटेज मिलना तो शुरू हो ही जाएगा।
वही असली रिफॉर्म्स है। समझ रहे हो बात को? तो पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम्स, भारत एक बहुदलीय प्रणाली है, बहुदलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारे दल हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स की कोई बात नहीं होती। चुनावों में आज कौन जीत के आ रहा है? आम आदमी जीत रहा है चुनाव। चुनावों में धन बल बाहुबल का इतना प्रयोग हो रहा है कि आम आदमी सिर्फ जाके एक वोट दे रहा है, बहुत मुश्किल से, वो भी दे भी नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो। समझ रहे हो? तो ये सारे रिफॉर्म्स के मुद्दे हैं। देखो, रिफॉर्म्स तो सरकारें लेके आती हैं, जो पावर में है रिफॉर्म्स वही लेके आएगा। आम आदमी कुछ नहीं करता, आम आदमी तो फॉलोवर होता है, बस फॉलो कर रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठा लिया, पीछे पीछे चल रहा है। और राजनीतिक दल बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा करते हैं। उनके बच्चे जाके देखो, सब विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, और आम आदमी के बच्चे को, गरीब के बच्चे को, मजदूर के बच्चे को चाहेंगे वह झंडा उठा ले, साफा बांध ले, टोपी पहन ले उनकी, और पीछे पीछे चले, नारा लगाए कि नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, और वही कर रहा है। और उसी में प्राउड फील कर रहा है वर्चुअल में। समझ रहे हो? एक फोटो गलती से ले लेगा और सब जगह अपडेट करेगा कि नेताजी के साथ कुछ पल। अब नेताजी देखे भी नहीं कौन खड़ा है इधर। युवा नेता बनने का एक नया पद क्रिएट हो गया इंडिया में, युवा नेता और समाज सेवी। जो कुछ नहीं कर रहा समझो युवा नेता है और समाज सेवी है। तो एक कैसे होगा वो? सरकारें तो ऐसे करेंगे नहीं, सब शिक्षित हो जाए, सब समझदार हो जाए, तो उनको वोट कौन देगा? सिंधिया परिवार कभी कांग्रेस में है, कभी बीजेपी में है, और जब अंग्रेज यहां थे तो अंग्रेजों के साथ था। समझ रहे हो? जो ये सिंधिया परिवार है अभी तक कांग्रेस में था, अब बीजेपी में आ गया, और जब अंग्रेज यहां गुलामी करवा रहे थे लोगों से तो अंग्रेजों के साथ थे, वो क्रांतिकारियों को मरवा रहे थे। ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग पॉलिसी बना रहे हैं, जिन्होंने कभी गांव देखा नहीं, धूप सही नहीं, वो एसी कमरों में बैठे हुए हैं, वो किसान के लिए नीतियां बना रहे हैं। कहेंगे दैट्स अ वेरी प्रॉब्लम, दैट्स द क्लाइमेट चेंज। कैसे निपटेंगे सब चीजें? किसान कैसे काम करे, मजदूर कैसे काम करें? मिनिमम वेज डिसाइड कर रहे हैं कि इनको मिनिमम वेज इतना दे दो। मिनिमम वेज देखोगे ना तो वो मिनिमम वेज ऐसा है कि इंसान गुजारा न कर पाए उसमें। इतना मिनिमम वेज है, जितना उनका एक दिन का, 1 घंटे का खर्चा होगा, उतना है मिनिमम वेज रखते हैं 1 महीने के मजदूरों की। समझ रहे हो? तो और रिफॉर्म्स सॉल्यूशन राजनीति में ही है और कहीं नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी चीजें राजनीति से ही डिसाइड होती हैं, और ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि आम आदमी राजनीति पे कब्जा करे, सिस्टम पे कब्जा करे और अपने हिसाब से नीतियां बनाए। लेकिन आम आदमी रोजी रोटी कमाने में लगा है। घर वाले भी यही प्रसिद्ध रहे कि बेटा तुम कुछ कर लो, पढ़ लिख लो, कोई एक नौकरी कर लो छोटी मोटी, फिर तुम्हारा हम ब्याह करा दें, फिर तुम बच्चा पैदा करो, है ना? जो घर में बड़े बुजुर्ग होंगे वो कहेंगे, अगर तुम मना भी करोगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम्हारे बच्चों को गोद में खिला नहीं लेंगे, उससे मुतवा नहीं लेंगे ऊपर, तब तक मरेंगे नहीं हम। उनके यही एम्बिशंस हैं। ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो समाज बराबर का जिम्मेदार है इन सारी चीजों के लिए। बात समझ आ रही? तो लिखो, कुछ लिखो, क्या होता है दल? दल यानी दलदल। समझ रहे हो? जो दल होते हैं जनता को दलदल में फंसाते हैं कि ये ट्रैप में फंस जाएं। लिखो, एडमंड बर्क के अनुसार, एडमंड बर्क एडमंड बर्क के अनुसार दल समान विचारधारा के लोगों का एक ऐसा समूह है। दल समान विचारधारा के लोगों का एक ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करते हैं। दल समान विचारधारा के लोगों का एक ऐसा समूह है जो राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करते हैं। अब राष्ट्रीय हित तो नहीं पता, अपने हित के लिए तो जरूर करते हैं।
ठीक है, अगला लिखो। लग गया? आधुनिक युग में दलों को समान लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है। आधुनिक युग में दलों को समान लोगों का यानी समान विचारधारा के लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है जो शक्ति या सत्ता प्राप्त करने के लिए, आधुनिक युग में दल समान विचारधारा के लोगों का एक ऐसा संगठन माना जाता है जो शक्ति या सत्ता प्राप्त करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं, आपस में ही करते हैं ना कंपटीशन। जब चुनाव आता है तो दलों में खूब कंपटीशन होता है, शक्ति या सत्ता प्राप्त करने के लिए खूब कंपटीशन होगा, एक दूसरे पर खूब तू मैं करेंगे, खूब आरोप प्रत्यारोप लगेगा। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, सारे आरोप प्रत्यारोप खत्म। देखोगे कभी भी किसी राजनीतिक दल के बड़े मेंबर्स को कोई सजा नहीं होती। इतने आरोप हैं करप्शन के, कितना घोटाला नहीं हुआ, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल में घोटाला, बहुत सारे घोटाले हुए, लेकिन सजा किसी को नहीं होती, क्योंकि करने वाले लोग जो है ना सब एक ग्रुप के हैं, एक इलीट ग्रुप, चाहे किसी भी पार्टी का हो। समझ रहे हो? यस, घोटाला मतलब है कि जिस काम के लिए पैसा अलॉट हुआ उस काम में बहुत कम लगा के या ना लगा के सारा पैसा खा गए, डकार गए सारा पैसा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टियां, नेता, राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं। हर ऑफिस में आप जाओगे खूब करप्शन है। आपका कोई काम है, कोई फाइल आगे बढ़ने वाली नहीं है जब तक आप उस पर कुछ वजन नहीं रखोगे। वहाँ एक टर्म चलता है, कहेंगे वजन बढ़ाइए इसका, कुछ वजन रखिए तो आगे बढ़े। लाल फीता शाही एक टर्म होता है, हर फाइल में लाल फीता बांध दिया जाता है। देखा है ना, कभी भी सरकारी ऑफिस में जाओगे, यहीं चले जाओ ऑफिस में देख लेना, बहुत सारी फाइल होंगी जिनमें एक लाल फीता बंधा रहेगा। उसमें आपके काम की फाइल है, आपके इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजंस हैं, जो भी आगे आपको फ़ायदा मिलने वाला उसकी फाइल है, लेकिन वो खुलेगी नहीं, धूल खाती रहेगी। खुलेगी तब जब उस खोलने वाले को, उस क्लर्क को, उस प्यून को, उस बाबू को, उस अधिकारी को कुछ ना कुछ उसकी पॉकेट में कुछ डालोगे। ये करप्शन है इस लेवल का। समस्या इस बात की है कि लोगों ने इसको मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। लोग ये मानते हैं कि बिना दिए कैसे होगा, बिना दिए होगा ही नहीं, है ना। नौकरियों में देखो कितना बड़ा करप्शन है, हर पेपर लीक हो जा रहा है। यस, ये लीक कौन कर रहा है? अधिकारी, नेता। एक्चुअली में ऐसा नहीं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन वो आम जनता को फायदा पहुंचने नहीं देना चाहते। फायदा उसी को पहुंचेगा जो पहुंचाएगा। ये सारी समस्याएं हैं। हाँ, देखो करप्शन से पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। ज्यादा पढ़ा लिखा वाला तो और तरीके ढूंढ लेगा करप्शन करने के। यस, हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट सिस्टम है। जितने ये ईमानदारी के वादे कसमें खा के जाते हैं कि एक बार मैं सेलेक्ट हो जाऊं बस, हम लोगों ने तो जिया है उन चीज़ों को, समझ रहे हो। तो तैयारी के दौरान तो ऐसे ऐसे मोमेंट आते हैं कि एक बार पहुंच जाए सिस्टम में, सिस्टम ठीक कर देंगे पूरा, लेकिन सिस्टम में पहुंचते ही सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है, जो लोग सिस्टम ठीक करने में लगे हुए हैं ना, वो उनको सिस्टम ठीक कर देता है। अशोक खेमका नाम के एक IAS अधिकारी हैं जो अपने ट्रांसफर की हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, समझ रहे हो। लोग उनको रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। एक शहर से दूसरे शहर पहुंचे, इनका ट्रांसफर हो गया, यहां आ रहे हैं, वहां से ट्रांसफर हो गया अगले शहर के लिए। सामान लिए इंसान घूम ही रहा है, जाए तो जाए कहां। और ऐसे ऐसे विभाग में उसका ट्रांसफर करेंगे कि जाओ बेटा तुम कुत्ता टहलाओ, वर्दी सिलवाओ, काम न कर पाए हो। DM ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर ना रह पाए हो, SP ना रह पाए हो, किसी दूसरा डिपार्टमेंट भेज दो उसको, समझ रहे हो।
तो ये सारी चीजें हैं। सिस्टम का तो नाम खूब ही सुना आप लोगों ने, सिस्टम छाया हुआ है आजकल है। तो ये सिस्टम ही है, कोई एक इंसान नहीं है कि एक इंसान को ठीक कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये पूरा एक समूह है, पूरा एक सिस्टम, उसी को बोलते हैं। इसलिए पूरा एक इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, पूरा एक माइंडसेट, ये सारी चीजें हैं। आगे लिखो इसमें थोड़ा सा। संख्या के आधार पर दलों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक दलीय, सिंगल पार्टी सिस्टम, फिर है डुअल पार्टी सिस्टम, फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब इस पर बहुत बात हुई, आप लोग जानते ही हैं कि एक दलीय क्या है, द्विदलीय क्या है, बहुदलीय क्या है। भारत बहुदलीय प्रणाली का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ सबको दल बनाने का अधिकार है, दल बना लो। और दल बने भी हुए हैं। दल जाति के आधार पर बने हुए हैं, धर्म के आधार पर बने हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर बने हुए हैं, भाषा के आधार पर बने हुए हैं। हमारे यहाँ दल बनाने का ये आधार है, समझ रहे हो? आगे लिखो तुम। विचारधारा के आधार पर दल, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और मध्यम मार्गी, मिडिल पाथ वाले। वामपंथी दल, दक्षिणपंथी दल और मध्यम मार्गी दल। अब वामपंथ दक्षिणपंथ मैंने आपको खूब पढ़ाया है, खूब समझाया है ना? अगला लिखो, भौगोलिक या जियोग्राफिकल फैक्टर के आधार पर, भौगोलिक आधार पर दल। दो प्रकार लिख लो इसमें, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। भौगोलिक आधार पर दल, उनके दो प्रकार हैं। एक तो है राष्ट्रीय दल, एक है क्या है, एक क्षेत्रीय दल। ठीक है। देखो, जितनी ये मुफ्तखोरी की बात होती है ना, राजनीतिक पार्टियों को खूब भर भर के चंदा मिलता है, चुनावी चंदा जिसको बोलते हैं। अब तो सरकारों ने चंदा लेने का बड़ा अच्छा सुगम माध्यम बना दिया है, बॉन्ड जारी कर दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा है कि 10, 100, लाख, हजार, करोड़ के बॉन्ड होंगे। कोई भी आदमी ले सकता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और किसी भी पार्टी को दे सकता है, किसी भी पार्टी के अकाउंट में जमा कर सकता है। उसका नाम, पहचान जाहिर नहीं की जाएगी, चुपचाप। ऐसा क्यों किया सरकारों ने? क्योंकि देखो, सारा मामला ऐसा है ना कि लेन देन का है। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं, अगर कोई किसी को पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वह कुछ फ़ायदा लेगा उससे, समझ रहे हो? तो बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी कंपनीज, नेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, एमएनसीज अपना अपना राजनीतिक दल चुन लेती हैं कि हम इसको चुनाव में जितवा के लाएंगे, फिर इससे फ़ायदा उठाएंगे। जैसे उनको कोल ब्लॉक आवंटित कराना है, तो चाहेंगे ना कि ऐसी पार्टी आए जिसको हमने खूब चंदा दिया है और हमको दे दे वो। एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कराना है और उनको लेना है, बंदरगाह का प्राइवेटाइजेशन कराना है, उनको लेना है। कौन देगा? जिसको वो पैसा दिए होंगे। तो राजनीतिक पार्टियों को बड़ी बड़ी कंपनीज जम के फंडिंग करती हैं, उनकी नेताओं की रैलियां ऑर्गेनाइज कराती हैं, हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराती हैं कि जाओ नेताजी आप घूमो, खूब अच्छा भाषण देना, भाषण ये देना कि हम आएंगे तो गरीबों की ज़िंदगी बदल देंगे, भाषण ये देना कि सबको रोजगार, सबको शिक्षा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे दिन आ जाएंगे। ठीक है। और आते ही फायदा पहुंचाना सबसे ज़्यादा, जिन्होंने पैसा लगाया है वो फायदा लेंगे। ये देखो सारी पार्टियों के लिए है, सब ऐसा कर रहे हैं।
सबके अपने अपने इष्ट हैं, देव हैं, समझ रहे हो, सब लगे हुए उसी में। और पिस कौन रहा है? आम जनता। देखो, नीतियों से, युद्धों से लड़ेंगे तो कुछ लोग, सरकारें, लेकिन समस्या किसको होगी? समस्या होगी जनता को, आम आदमी को। और सबसे ज़्यादा समस्या होगी महिलाओं को, बच्चों को। बेघर हो जाएंगे। अब देखो कि आज जहां जहां युद्ध हो रहा है उसकी हालत देखो। गाजा से 10 लाख लोग साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं। अब वो सारे लोग अपराधी नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं उसमें जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से आम आदमी पिस रहा है। यूक्रेन का यही हाल है, रसिया में यही हाल है कि सारे लोग ये युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जब सरकारें लड़ती हैं तो पिसते सब। बात समझ में आ रही है? तो आम जनता हमेशा पिसती है। अब देखो, बहुत कुछ हालांकि हमेशा से रहा है, पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिकल पार्टीज बनती जा रही हैं कि एक ही आदमी के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूम रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। हर पार्टी के आका होते हैं, आका समझते हो ना, जो वही चला रहे हैं। चाहे तुम भारतीय जनता पार्टी को देख लो, 2-3 लोग हैं चुने हुए जो पूरी पार्टी पे कब्जा किए हैं, किसको कहाँ से टिकट देना है, कैसे कहाँ लड़वाना है, क्या करना है, हर चीज़ उन्हीं के दम पे है। कांग्रेस को तो देख लो, उसके ऊपर तो आरोप ही है कि परिवारवादी पार्टी है, गांधी परिवार चला रहा है। एसपी को, समाजवादी पार्टी को देख लो, मुलायम सिंह का परिवार, पूरा यादव परिवार चला ही रहा है। मायावती बहन जी को देख लो, बहन जी वन ऑफ द सर्वे सर्वा। और ये भी है कि जिसको टिकट लेना है, एक खोखा पहुंचाओ, 1 करोड़ टिकट ले जाओ। आपने क्षेत्र में क्या किया है उससे मतलब ही नहीं है, पैसा लाओ भैया, टिकट ले जाओ। तो और इंसान वोट, जनता वोट कैसे करती है? दलों के आधार पे। तो इसलिए आम आदमी आ ही नहीं पाता। एक टाइम था ना, लहर चलती है नेताओं की, मोदी लहर चल रही है, ये लहर चल रही है, वो लहर चल रही है। अब लहर में कोई भी टूटहा सुटहा आदमी जो कुछ नहीं जानता, नहीं जिसको जनता जानती नहीं क्षेत्र में, कौन सा है, कहाँ से आया, लोग नाम नहीं देखते, सिर्फ निशान देखते। नहीं, कमल, पंजा, हाथी, अच्छा हाथी को देना है, साइकिल, जो भी है। तो लोग नहीं देखते, निशान देख रहे हैं। यही है दल गुलामी, दल गुलामी, दल के गुलाम। तो अंग्रेजों की गुलामी तो चली गई, लेकिन दलों के गुलाम ये देश बन गया। और आने वाले टाइम पे इसका बहुत ही खतरनाक रूप दिखेगा। समझ रहे हो? पार्टियां कितनी एग्रेसिव होती जा रही हैं, दंगे करा दे रही हैं। और दंगे तो ठीक ही है, अपने देश में हो रहा, अगली बार से या आने वाले टाइम से युद्ध भी हो जाए तो कोई बात नहीं। समझ रहे हो? इन सारे लेवल पे एक है ना, राहत इंदौरी का शेर, क्या है कि आजकल सीमा पे बड़ा तनाव है, पता करो चुनाव है क्या। तो जब जब चुनाव आएगा सीमा पे तनाव बढ़ेगा, पाकिस्तान का मुद्दा, चाइना का मुद्दा या कोई और मुद्दे। क्यों? क्योंकि जनता की देखो, ऐसे मुद्दे होते हैं ना ये कि जनता फिर लिखती है कि नहीं नहीं, अब तो हमारा देश जीतना चाहिए, सरकार को मजबूत बनाओ, वोट दे दो इनको, है ना। और ज्यादातर पावर सेंट्रलाइज करने की बात की जा रही है। सेंट्रलाइज कर लो, 1 नेशन 1 सब कुछ, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 ID, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पार्टी ना हो जाए कहीं, ये बहुत बड़ा तानाशाही हो जाएगी फिर तो। इस लेवल पे पहुंच रही हैं राजनीतिक पार्टियां, और आम जनता बहुत दूर है सच्चाई से। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग तो पढ़े लिखे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, तो इनकी साइंस को समझना है। हर काम के पीछे साइंस है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है? और एनी क्वेश्चन? आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, खुल के पूछो, ये आपकी अपनी क्लास है। ये सच्चाई कैसे पहुंचाया जाए,
देखो, ये सच्चाई का माध्यम, पहुंचाने का माध्यम सबसे बड़े आप लोग हो, युवा पीढ़ी, स्टूडेंट। और स्टूडेंट को सबसे पहले तो अपने अंदर, समझ रहे हो, अपने आप को जागरूक करो, अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को चेतन बनाओ, बेहोशी में ना जियो। बहुत बड़ी आबादी का जीवन बेहोशी में गुजर जाता है, रोटी कपड़ा मकान में गुजर जाता है। घर वाले कहेंगे बेटा खूब पढ़ो, सफल हो जाओगे तुम एक दिन। कितने सफल हो जाओगे? नौकर बन जाओगे, एक नौकरी पा गए, वही तुमको मानना है समाज सफल। समाज, सरकारें सब सफल मान ली। क्यों? क्योंकि तुम उसी में फंसे रहो, उससे बाहर मत निकलो। तुम नौकरी करो, कभी किसी कंपनी की, कभी किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशंस की, या सरकार की। सरकार मत बन जाना। क्यों? ऐसा चाहते हैं सरकार में बैठे लोग कि अगर ये सरकार बन गया, ये टुटास आदमी जिसके पास खाने के लिए नहीं था, तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरी, उनकी तो नौकरी चली जाएगी। उनका काम ही, उनका पैसा है राजनीति करना। विधायक कुछ ही लोग बनेंगे, सांसद कुछ ही लोग बनेंगे, एक विशेष इलीट क्लास के लोग। आम आदमी उनके पीछे पीछे घूमेगा और अपने आप को उनसे जोड़े भी लेगा। जोड़ने के कई तरीके, बोलेगा हमारी जाति के हैं, हमारे धर्म के हैं, हमारे एरिया के हैं, जोड़ लेगा उनको और उसी में प्राउड फील करेगा, और उसके मिलने वाला कुछ नहीं है। बात समझ आ रही? तो चलो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल पार्टी जी। ठीक।